जय हिंद प्यारे साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत में जैव विविधता संरक्षण की। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में। दोस्तों, ये आपके एनवायरमेंट सीरीज की 12वीं वीडियो हो रही है। इससे पहले हमने 11 वीडियोस बनाया है। इस चैनल पर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी नाम से एक प्लेलिस्ट है, जाकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर अभी आए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल पर रिसेंटली पोस्टेड वीडियोस के लिंक लगाए गए हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल, वो चाहे एक्स हो या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो, उनके लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। दोनों जगह जाकर के आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं जैव विविधता संरक्षण से रिलेटेड भारत जो प्रयास कर रहा है उन प्रयासों। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि प्रोजेक्ट टाइगर से हम अपने 12वीं वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों भारत में जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो भारत द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। दोस्तों, भारत में लुप्त हो रहे महत्वपूर्ण जीवों की प्रजातियों को बचाने के लिए सरकार ने 1973 में जीव संरक्षण के प्रयास शुरू किए। इसके अंतर्गत तेजी से लुप्त हो रही प्रजातियों के लिए संरक्षित क्षेत्र बनाकर उनका संरक्षण किया जा रहा है। जैसे कि कुछ विशेष स्थानिक क्षेत्र की प्रजातियां उस क्षेत्र विशेष एवं विश्व स्तर पर बहुत ही अधिक महत्व रखती हैं। उनके संकटग्रस्त होने के साथ ही जैव विविधता असंतुलन के साथ साथ खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित हो रही है। संरक्षण प्रयास के अंतर्गत दोस्तों भारत में टाइगर रिजर्व्स, एलिफेंट रिजर्व्स क्षेत्रों की स्थापना कर उनकी संख्या में वृद्धि का प्रयास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत दोस्तों भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट टाइगर। तो आइए प्रोजेक्ट टाइगर पर थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। एक प्रमुख संरक्षण परियोजना है। इसका उद्देश्य है देश में तेजी से घटती बाघों की संख्या को बचाना और उनके प्राकृतिक आवासों की भी रक्षा करना। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये योजना दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को शुरू की गई, जब बाघों की संख्या गंभीर रूप से कम हो रही थी। शुरुआत में इसके लिए 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे, जो अब भारत में टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ करके 58 के आसपास हो चुकी है। इस परियोजना के अंतर्गत दोस्तों बाघों के शिकार पर सख्ती से रोक लगाई गई, जंगलों को संरक्षित किया गया और स्थानीय समुदायों को भी जागरूक किया गया। परियोजना ने दोस्तों न केवल बाघों की संख्या बढ़ाने में मदद की, बल्कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसकी निगरानी के लिए, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की निगरानी के लिए दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, आज प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण पहलों में से एक माना जाता है। दोस्तों, भारत में तकरीबन अभी तक 58 टाइगर रिजर्व्स बने हैं और वो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में ये टाइगर रिजर्व्स हैं। और सभी टाइगर रिजर्व जो 58 के आसपास हैं, उनकी सूची मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड भी कराऊंगा। मैंने आपसे वादा किया है कि हमारा जो एक पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतिम वीडियो होगा, वो इस बात के लिए समर्पित होगा कि हमने अभी तक राष्ट्रीय उद्यान पढ़ा है तो आपको राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट दे देंगे, यानी नेशनल पार्क्स की। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ाया तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की पूरी लिस्ट आपको दे देंगे। साथ ही आर्द्रभूमियों को पढ़ाया तो भारत के अंदर जितनी भी आर्द्रभूमियां हैं उन सभी आर्द्रभूमियों की लिस्ट आपको दे देंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर हम पढ़ा रहे हैं, तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो भारत में टाइगर रिजर्व्स बनाए गए हैं उनकी भी सूची हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो आप घबराइएगा नहीं। तो फिलहाल आप कंटेंट को समझते चलिए, बातें आपको अच्छे से समझ आएंगी। दोस्तों, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की यहाँ पर हमने जिक्र की, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हमें समझना चाहिए बहुत डिटेल में, क्योंकि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो एग्जाम के अंदर अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। तो आइए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण को विस्तार से समझते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ये एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में हुई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA के तहत
ठीक है, WPA जो आपका 1972 का है, उसके तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 2006 में, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बाघों की घटती संख्या को रोकना, उनके आवासों का संरक्षण करना। यह प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये बात आप लोग स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखेंगे। ठीक है दोस्तों NTCA यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का प्रमुख कार्य जो होता है वो आपको समझना है कि देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर का क्रियान्वयन और निगरानी करना। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का इम्प्लीमेंटेशन जो है दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों बाघों की गणना, संरक्षण की नीति बनाना, अवैध शिकार पर रोक लगाना, बाघ अभ्यारण्यों की सुरक्षा करना, राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करने जैसे कार्यों में जो है मुख्य भूमिका निभाता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, आपको महत्वपूर्ण रूप से ये बात ध्यान में रखनी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थानीय समुदायों के संरक्षण को भी सुनिश्चित करता है और मानव बाघ संघर्ष को कम करने के उपाय करता है, जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष जो है एक बड़ी समस्या रहती है टाइगर रिजर्व्स या राष्ट्रीय उद्यानों के आसपास, तो उसे भी टैकल करने का काम करता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। दोस्तों राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण बाघों के दीर्घकालिक अस्तित्व हेतु एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हमने आपको जो भी इंपॉर्टेंट था बताने का प्रयास किया। दोस्तों अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें थोड़ा वर्ल्ड लेवल पे टाइगर के संरक्षण की बातें। तो वैश्विक टाइगर फोरम यानी कि GTF जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो GTF को थोड़ा सा यानी कि ग्लोबल टाइगर फोरम या वैश्विक टाइगर फोरम या बाघ फोरम जो है उसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1994, ठीक है, और 93, ये दो डेट आप याद रखेंगे, दो ईयर 1993-94 में भारत सरकार की पहल पर की गई थी और इसका उद्देश्य विश्व भर में बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इसकी स्थापना 1993 में दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था, उसके तहत 1994 में की गई। तो ध्यान रखिएगा बाघों के लिए सम्मेलन 1993 में दिल्ली में हुआ और इस संस्था की स्थापना 1994 में हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों यह एकमात्र ऐसा अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी निकाय है जो विशेष रूप से सिर्फ बाघों के संरक्षण पर काम करता है। और ध्यान में रखेंगे GTF जो ग्लोबल टाइगर फोरम है इसका मुख्यालय कहां पर है? तो हमारे यहाँ है, भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर है। और दोस्तों बाघ आवास वाले देशों के साथ साथ अन्य सहयोगी सदस्य देश भी इस GTF के अंदर शामिल हैं। यह संगठन दोस्तों सदस्य देशों के बीच सहयोग, अनुभवों का आदान प्रदान करता है, साथ ही वैज्ञानिक अनुसंधान, नीति निर्माण और बाघों के संरक्षण से संबंधित योजनाओं के समन्वय के लिए सहायता भी प्रदान करता है। तो आप ध्यान में रखेंगे ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। दोस्तों वैश्विक टाइगर फोरम का उद्देश्य न केवल बाघों की संख्या को बढ़ाना है बल्कि उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, मानव बाघ संघर्ष को कम करना और इसका जो है भारत एक क्या है, सक्रिय सदस्य है और स्थायी अध्यक्ष देश है। ये बात ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, भारत में चूंकि देखिए इसका मुख्यालय क्यों है और भारत जो है स्थायी अध्यक्ष क्यों है? क्योंकि इसके पीछे का एक लॉजिक ये है कि दुनिया में सबसे अधिक बाघ आबादी जो है वो भारत में ही निवास करती है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों बाघों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको प्रोवाइड करा देता हूं। वैसे तो हमने जब हम IUCN की लिस्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें बाघ का IUCN स्टेटस, क्षेत्र और उसकी विशेषताओं के बारे में हमने बातचीत की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और समझेंगे भारत के संदर्भ में। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। ठीक है, बाघ की प्रजातियां, उप प्रजातियों के बारे में बात करें तो महाद्वीपीय पैंथेरा टाइग्रिस और सुंडा टाइग्रिस दो उप प्रजातियां हैं बाघों की। इनका प्राकृतिक आवास आपको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सदाबहार वन,
समशीतोष्ण वन, मैंग्रोव, दलदल, घास के मैदान और सवाना क्षेत्र में देखने को मिलता है। और दोस्तों टाइगर रेंज वाले 13 देश हैं दुनिया में, उन्हें भी आप ध्यान में रखेंगे। टाइगर रेंज मतलब ये एक प्राकृतिक स्वरूप में बाघ इन देशों में पाए जाते हैं। उनमें आप लोगों को इन 13 देशों का नाम याद रखना है। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, चीन, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम जैसे देश इसमें शामिल है। दोस्तों IUCN की बात करें तो IUCN की रिपोर्ट के अनुसार कंबोडिया, लाओस और वियतनाम के अंदर बाघ क्या हो गए, विलुप्त हो गए। बाघों की संरक्षण स्थिति मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पर 3 स्तरों पर देखेंगे, तीनों संस्थाओं के द्वारा। एक हमारा है IUCN, जिसमें बाघों को इन्होंने लुप्तप्राय घोषित किया। साइट्स ने परिशिष्ट वन में रखा। और WPA जो भारत का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसकी अनुसूची 1 में जो है कि विशेष रूप से संरक्षित जीवों के अंदर बाघ को शामिल किया गया है। दोस्तों बाघों को खतरा, आप जानते हैं वन्य जीवों को खतरा किन चीजों से होता है। अभी तक आपने एनवायरमेंट की जो इतनी मेरी क्लास ली उससे आपको सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। वन्य जीवों को खतरा सबसे बड़ा होता है उनके प्राकृतिक आवास के विखंडन से। दूसरा, उनका औषधीय उपयोगों या शोध के कार्यों में जो अवैध शिकार होता है, ठीक है, या उनके व्यापार के लिए, उससे खतरा होता है। और तीसरा, मानव वन्यजीव संघर्ष जो है उसकी वजह से भी इन्हें खतरा है। दोस्तों दुनिया में बाघ संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। इन प्रयासों में कुछ को समझना है, जैसे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है, ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा दक्षिण अमेरिका के पनामा वाले रीजन में आपको माउंटेन्स पर दिखने वाला एक बिग कैट प्रजाति है। प्यूमा शेर जैसा होता है और बड़ा खतरनाक जानवर है। इनमें वैश्विक टाइगर जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें सभी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां जो हैं उनके संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया गया है। ये बात आप ध्यान में रखना। T*2 ये एक अभियान है, ये भी ध्यान में रखिएगा। WWF द्वारा आरंभ किया गया। 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का प्रयास जो है T*2 के अंतर्गत किया जाता है, यानी कि टाइगर गुणे 2, यानी कि बाघों की आबादी को आप दोगुना करेंगे इस प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसको इंगित करते हुए टाइगर टाइम्स 2 को संदर्भित करता है ये आपका T*2, ठीक है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण WPA के तहत गठित है, आप सब जानते हैं। भारत का प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में चला। बाघों की गणना प्रत्येक 5 वर्ष में होती है और एक कभी कभी मोबाइल एप्लीकेशन आता है एम स्ट्रिप्स, ये ध्यान में रखिएगा। बाघों की गणना करने की एक पद्धति है एम स्ट्रिप्स, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इसको मैंने आपको वैल्यू एडिशन के तौर पे बताया, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए। मैंने क्लास शुरू होने से पहले ही मैं आपको हमेशा बताता हूं कि क्लास शुरू होने से पहले आप पेन पेपर लेकर के या जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको लेकर के बैठ जाया करिए, जिससे आपको जो इस मटेरियल के साथ साथ जो कुछ मैं बताता हूं अलग से वो आप उसमें ऐड कर पाए, ठीक है। भारत में बाघों के जनगणना 2022 में जो हुई, अब जो है 3167 बताया, लेकिन भारत में तकरीबन 3600 से अधिक बाघों की जनसंख्या हो चुकी है, यह बात ध्यान में रखेंगे। भारत में 58 के आसपास टाइगर रिजर्व हैं, जिनकी सूची आगे मैं देने वाला हूं क्लास के अंदर। साथ ही दोस्तों उत्तर प्रदेश में रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नवीनतम टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ध्यान में रखेंगे। जबकि ओरांग जो कि असम में भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, ये एक कोर एरिया में शामिल है, ध्यान में रखेंगे। ये सारे पॉइंट, ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट की तरफ और देखेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत क्या कुछ हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत सरकार ने इसे 1992 में शुरू किया। ये क्या है, एक संरक्षण प्रोग्राम है। इसका उद्देश्य है देश में हाथियों की घटती संख्या को रोकना और उनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना। देखिए ये जो वाइल्ड लाइफ
प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके लिए 2-3 बातें आप लोग रट लीजिए। एक तो इनका उद्देश्य क्या होता है, इनकी संख्या घट रही है तो इनकी संख्या को रोकना यानी कि बढ़ाना, ठीक है। और दूसरा इनके प्राकृतिक आवास की रक्षा करना, यानी कि जो हमारा निर्वनीकरण हो रहा है तमाम विकास परियोजनाओं की वजह से जो हम वन काट रहे हैं, इससे वन क्षेत्र में कमी आ रही है, जिससे उनके प्राकृतिक आवास में कमी आ रही है। तो उनकी प्राकृतिक आवास की रक्षा करना किसी भी प्रोजेक्ट का ये 2 उद्देश्य होते हैं, इसको आप ध्यान में रखा करिए। और हमेशा वन्य जीवों के लिए भारत का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय काम करता है, ये भी बात लिख के आप रख लीजिए। और इसका उद्देश्य जो है हाथियों का संरक्षण करना, उनके रहवास प्रवासन मार्गों जो हाथी गलियारा होते हैं, उनके माइग्रेशन का जो कॉरिडोर्स होता है उसकी भी रक्षा करना, और साथ ही मानव वन्यजीव संघर्षों में मानव हाथी संघर्ष को कम करना इस प्रोजेक्ट का ये उद्देश्य है। इस परियोजना के तहत दोस्तों हाथियों के लिए 30 से भी अधिक हाथी अभ्यारण्य बनाए गए हैं, एलिफेंट रिजर्व्स बनाए गए हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल का मयूर झरना, असम का काजीरंगा, ये सब हाथी रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। इसकी भी मैं आपको जो है कि लिस्ट आगे इसी वीडियो में देने वाला हूं। इसके अंतर्गत दोस्तों अनुसंधान, जागरूकता, प्रशिक्षण और वन्यजीव प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट प्रोजेक्ट टाइगर की ही तरह एक महत्वपूर्ण वन्यजीव संरक्षण पहल है, जो भारत में जैव विविधता को संरक्षित करने में अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत इतनी चीजों को आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें कुछ प्रमुख गतिविधियां शामिल होती हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि उनके प्रवासी मार्गों यानी कि उनका जो जहां-जहां वो माइग्रेट करते हैं उसकी रक्षा करना, यानी कि हाथी कॉरिडोर की रक्षा करना। भारत में जंगली जो एशियाई हाथी हैं उनकी जनसंख्या को भी थोड़ा सा कंट्रोल मतलब मैनेज करने का प्रयास करना, और मानव हाथी संघर्ष को कम करना, जो मैंने आपको पहले ही बताया। शिकार के कारण उनकी मृत्यु हो रही है, जैसे हाथी दांत के कारण जो पोचर्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, तो उसे भी कंट्रोल में लाना, उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करना। साथ ही हाथियों के लिए जन जागरूकता प्रोग्राम चलाया जाए, जैसे हाथी मेरे साथी अभियान चलाया गया। साथ ही हाथियों को लेकर के बहुत सारी फिल्में भी बनाई गई हैं जागरूकता के लिए बॉलीवुड द्वारा। तो इन सभी चीजों द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है कि हाथियों के बचाने के लिए जो है पुरजोर जो है कोशिश की जा रही है। अब हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है माइक प्रोग्राम, ठीक है। माइक प्रोग्राम जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा समझिएगा। हाथियों का जो गैर कानूनी शिकार हो रहा है उस पर निगरानी रखने और उनकी मृत्यु के कारणों का विश्लेषण करने के लिए साइट्स जो है कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा जो संगठन है, उसके तहत मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स, ये माइक का फुल फॉर्म है, ध्यान में रखिएगा, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। इस कार्यक्रम की शुरुआत, माइक कार्यक्रम की शुरुआत ध्यान में रखिएगा साइट्स द्वारा की गई है, ठीक है। हाथियों का गैर कानूनी शिकार और उनके मृत्यु के कारणों का विश्लेषण करने के लिए माइक प्रोग्राम चलाया गया है। भारत के अंदर दोस्तों ये प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य आप लोगों को जो है मुख्य रूप से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है हाथियों के अवैध शिकार की निगरानी, शिकार के पैटर्न, स्थान तथा कारणों का विश्लेषण, हाथी संरक्षण से जुड़े निर्णयों को वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर मजबूत बनाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जरिए हाथी संरक्षण को बढ़ावा देना। ये इसके 4 महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। ये आपके एग्जाम में मेंस वगैरह में लिखने के काम आएगा। अब दोस्तों जो माइक प्रोग्राम के तहत हाथियों के आवास की पहचान की गई है, उसे हम भारत के अंदर माइक स्थल की संज्ञा देते हैं। तो माइक स्थल जो भारत के अंदर हैं उनको थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाने की संभावना है। जैसे दोस्तों चिरांग रिपू नाम का हाथी अभ्यारण्य असम के अंदर है, देवामाली हाथी अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है, देहिंग पटकाई अभ्यारण्य असम में है, गारो हिल्स हाथी अभ्यारण्य मेघालय में है, पूर्वी डुआर्स हाथी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, मयूरभंज हाथी अभ्यारण्य उड़ीसा में है, शिवालिक हाथी अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, मैसूर हाथी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, इसी तरह से नीलगिरी तमिलनाडु में, वायनाड केरल के अंदर स्थित ये सभी क्या हैं, माइक स्थल हैं भारत में हाथियों के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दोस्तों हाथी मेरे साथी अभियान 2011 में शुरू किया गया था।
ठीक है, भारत द्वारा। गज इसका शुभंकर चुना गया था और हाथी मेरे साथी अभियान का जो उद्देश्य था, हाथी मेरे साथी हालांकि बॉलीवुड में एक बहुत पुरानी फिल्म भी बन चुकी है, आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें मानव और हाथियों का जो प्रेम है वो किस लेवल पे चला जाता है वो दिखाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, हाथी मेरे साथी अभियान के तहत लोगों को पशुओं के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाना और जैव विविधता के पर उसके प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक बनाना इस अभियान का उद्देश्य है। साथ ही हाथी और उसके पर्यावरण की रक्षा करना, साथ ही सरकार जो अन्य संबंधित समुदाय हैं हाथियों के आसपास, हाथी रिजर्व के आसपास रहने वाले, उनको जागरूकता के लिए हाथी मेरे साथी अभियान को चलाया गया था भारत में। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रोजेक्ट कछुआ की, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट की। ठीक है, समुद्री कछुआ प्रोजेक्ट जो है ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर इस तस्वीर में ओलिव रिडले प्रजाति का एक कछुआ आपको दिख रहा है। तो इस समुद्री कछुआ संरक्षण के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। इसकी शुरुआत नवंबर 1999 में हुई, ध्यान में रखिएगा। ये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, और भारत का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है चलाया गया था। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून कर रहा है और इस परियोजना का मकसद दोस्तों समुद्री कछुओं का संरक्षण करना है। ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। और इसकी शुरुआत जो है मुख्य रूप से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे तटीय राज्यों में हुई, और विशेषकर उड़ीसा का जो गहीर माथा तट है जो विश्व प्रसिद्ध है ओलिव रिडले कछुओं के लिए, यहाँ पर ये बड़े पैमाने पर आते हैं और अंडे देते हैं, जिसे आप अरीबाडा नाम से जानते हैं। अरीबाडा, जो कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको ओलिव रिडले समझाते हुए बताया था। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दोस्तों कछुओं के प्रजनन स्थलों का सुरक्षा, अंडों की निगरानी, कृत्रिम हैचरी का निर्माण और मछली पकड़ने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण जैसे चीजें की जाती हैं। और उड़ीसा सरकार दोस्तों ओलिव रिडले संरक्षण की योजना का प्रारंभ 1975 में ही इन्होंने अपने भितरकणिका अभ्यारण्य से किया था। तो ध्यान में रखेंगे समुद्री कछुआ संरक्षण परियोजना को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दूसरी परियोजना के लिए, और अब हम समझते हैं गिद्ध संरक्षण परियोजना। ठीक है, गिद्ध संरक्षण परियोजना को थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों ये जो है 2006 में चलाई गई परियोजना है। इसका उद्देश्य तेजी से घटती गिद्ध आबादी को संरक्षित करना, पुनर्स्थापित करना। 1990 के दशक के अंत में दोस्तों भारत में जब गिद्धों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई, और इसका प्रमुख कारण था एक दवा जिसका नाम है डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक, इसको या डाइक्लोफिनेक भी बोलते हैं। ये जो है पशुओं के लिए एक दर्द निवारक होता है ये दवा। ठीक है, जो गिद्धों के लिए विषैली साबित हुई। आप सब जानते हैं कि जब कोई पशु मर जाता है तो उसको खाने के लिए गिद्ध जाते हैं, तो उस तरह से गिद्धों में डाइक्लोफिनेक दवा का विनाशकारी प्रभाव गया और गिद्धों की संख्या इससे कम होने लगी। जब गिद्ध उन पशुओं को खाते थे तभी ये दवा उनके गुर्दे में फैल जाती थी और उनकी मृत्यु जो है हो जाती थी। एशिया से दोस्तों समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेव प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। सेव प्रोजेक्ट का फुल फॉर्म सेव एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन सेव प्रोग्राम था। ध्यान में रखिएगा, सेव प्रोग्राम किसके लिए है? गिद्ध संरक्षण के लिए। ये एग्जाम में पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। 2006 में दोस्तों डिक्लोफिनेक जो दवा थी उस पर पशु चिकित्सा उपयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। गिद्ध प्रजनन केंद्रों की स्थापना की गई, जैसे कि पिंजौर हरियाणा में जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र बनाया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत गिद्धों को बंदी अवस्था में सुरक्षित वातावरण में पाला जाता है और बाद में उन्हें प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां जो है पाई जाती हैं और 9 प्रजातियों का अलग अलग IUCN स्टेटस यहाँ पर मेंशन है, वो आप देख लीजिएगा। गिद्ध की पहली प्रजाति ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर है। इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड IUCN की सूची में रखा गया है। स्लेंडर बिल्ड वल्चर को आपने क्रिटिकली इंडेंजर्ड रखा गया है। तो इसी तरह से आप 9 प्रजातियों को थोड़ा सा वीडियो को हल्का सा पॉज करके देख करके आगे बढ़ चलिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रोजेक्ट हंगुल की तरफ। प्रोजेक्ट हंगुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हंगुल जो है दोस्तों ये यूरोपियन रेंडियर प्रजाति का एक हिरण होता है और ये दोस्तों अब कश्मीर के केवल दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है अब वहीं पाए जाते हैं। तो हंगुल परियोजना को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे हम आप।
ठीक है। हंगुल की तस्वीर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कितना प्यारा सा जानवर है। हंगुल परियोजना दोस्तों कश्मीरी हिरण या कश्मीरी बारहसिंघा की सुरक्षा के लिए शुरू की गई एक परियोजना है। इसे साल 1970 में जम्मू कश्मीर सरकार ने विश्व वन्यजीव कोष यानी कि WWF और IUCN के सहयोग से जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा शुरू किया गया था। साल 2009 में इसका नाम बदल कर किया गया सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो है बदल दिया गया है। अब नाम क्या है ध्यान में रखिएगा, सेव कश्मीर रेड डियर हंगुल, ठीक है। और ये परियोजना 1970 में किनके बीच कोलैबोरेशन थी, तो जम्मू कश्मीर सरकार WWF और IUCN के साथ मिलकर चलाई गई थी। हंगुल परियोजना दोस्तों जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले इसके लिए चलाई गया एक विशेष कार्यक्रम है। इसको कश्मीरी बारहसिंघा भी बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। ये मुख्य रूप से आपको मैंने बताया कि इस उद्यान में पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर के, और लुप्त प्राय प्रजाति है, ध्यान में रखिएगा। इसकी जनसंख्या को स्थिर करने और बढ़ाने के उद्देश्य से ये पहल शुरू की गई। हंगुल की संख्या 1940 के दशक में लगभग 3000 थी, लेकिन बढ़ते शिकार, आवासहानि और मानवीय गतिविधियों के कारण इनकी संख्या घटकर दोस्तों 200 या 150 के आसपास रह गई थी। फिर इसे IUCN की रेड लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया, ठीक है। और अब IUCN और WWF और जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा इसके जनसंख्या में बढ़ोतरी करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट परियोजना है हमारी मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, और मगरमच्छ को तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना दोस्तों 1975 में चलाई गई भारत में, ठीक है। और यह परियोजना ओडिशा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से शुरू हुई। दोस्तों इस परियोजना को भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के साथ मिलकर शुरू किया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल है, UNDP और FAO और भारत सरकार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों जो मगरमच्छ परियोजना है भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, ये एक महत्वपूर्ण जैव विविधता संरक्षण पहल है। इसका उद्देश्य देश में घटती मगरमच्छ प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करना और उनके, मैं आपको पहले ही बताया था, प्रजातियों की संख्या में वृद्धि करेंगे और प्राकृतिक आवासों का संरक्षण करेंगे। कोई भी वन्यजीव संरक्षण परियोजना का ये दो उद्देश्य मेन होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं याद है तो बस आप इन दो चीजों को लिख करके चले आएंगे, या आप लोग याद रखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। भारत में दोस्तों 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो घड़ियाल जो कि और खारा पानी में रहने वाला लवणीय जल मगरमच्छ, और एक होता है दलदली मगरमच्छ। 3 तरह के मगरमच्छ, एक घड़ियाल, दूसरा खारा पानी में रहने वाला लवणीय मगरमच्छ, और दूसरा है दलदली मगरमच्छ। तो 3, 1, 2, 3, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं भारत के अंदर। दोस्तों परियोजना के तहत प्रजनन केंद्रों की स्थापना करना, अंडों की कृत्रिम रूप से ऊष्मन, बच्चों की देखभाल और सुरक्षित स्थानों में पुनः स्थापना जैसे कदम इस परियोजना के अंतर्गत जो है कि उठाए जाते हैं। ये आप लोग विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। और दोस्तों प्रमुख संरक्षण स्थलों में उड़ीसा का मैंने पहले ही बताया जहां शुरू हुआ भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य, और मध्य प्रदेश का चंबल अभ्यारण्य तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। यहाँ भारत के तीनों प्रकार के अलग अलग जो है मगरमच्छ पाए जाएंगे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और एक चीज और याद रखिएगा, भितरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य है उड़ीसा का, इसे विश्व धरोहर सूची के अंदर भी शामिल किया गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हमारी है गैंडा परियोजना, ठीक है। भारत में दोस्तों सिर्फ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं जिन्हें हम वन हॉर्न राइनो कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे असम वाले पार्ट में पाए जाते हैं। तो गैंडा परियोजना को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो गैंडा परियोजना की शुरुआत दोस्तों होती है 1987 से असम में। इसका उद्देश्य था एक सींग वाले भारतीय गैंडे जिसे हम इंडियन वन हॉर्न राइनोसोरस कहते हैं, उनकी घटती संख्या को रोकना और उनकी क्या करना, सुरक्षा करना। ये प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर बनाया गया था। इसे भारतीय वन्यजीव संस्थान तथा विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया गया है। असम के काजीरंगा, मानस और ओरांग राष्ट्रीय उद्यान इसके संरक्षण के प्रमुख क्षेत्र हैं, ये बात ध्यान में रखेंगे। और साथ ही दोस्तों इनके संरक्षण के लिए इंडियन राइनो विजन 2020 भी चलाया गया है, ठीक है, 2005 से। इसका लक्ष्य 2020 तक असम में गैंडों की संख्या को 3000 तक पहुंचाना था और उन्हें 7 संरक्षित क्षेत्रों में वितरित करना था, ये ध्यान रखेंगे। दोस्तों WWF, IRF इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है, IRF का ये फुल फॉर्म होगा,
असम सरकार और वन विभाग के सहयोग से इस परियोजना को चलाया जाता है। इस योजना ने गैंडों के पुनर्वास और स्थानांतरण को प्राथमिकता दी, जिससे उनकी आबादी में सुधार भी हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इंडियन राइनो विजन 2020 के तहत बाघों की जनसंख्या 2020 तक 3000 बढ़ानी थी, तो 3000 के आसपास, सॉरी बाघों की नहीं, गैंडों की, तो गैंडों की जनसंख्या 3000 के आसपास पहुंच भी चुकी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। पश्चिम बंगाल का जल्दापारा जो अभ्यारण्य है वो भी राइनोसोरस के लिए ही जाना जाता है। ठीक है, और दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे रेड पांडा परियोजना। रेड पांडा मुख्य रूप से भारत के पूर्वी हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पर इसे अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, रेड पांडा को हम अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? कैट बियर। ठीक है, कैट बियर। ओके, चलते हैं रेड पांडा परियोजना को थोड़ा समझते हैं। भारत सरकार द्वारा लुप्तप्राय रेड पांडा को की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये पहल शुरू की गई। ठीक है, और दोस्तों ये परियोजना मुख्य रूप से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी क्षेत्रों में कार्यरत है, जहां लाल पांडा प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। परियोजना की शुरुआत 1996 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी कि WWF और भारत सरकार के सहयोग से चलाई गई, और इसका उद्देश्य रेड पांडा के आवासों का संरक्षण, फिर से वही बात, उनका शिकार और तस्करी को रोकना तथा स्थानीय समुदायों को जागरूक करना है। लाल पांडा को दोस्तों IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड यानी कि संकटग्रस्त कैटेगरी में रखा गया है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये परियोजना वन्यजीवों के जैव विविधता को बनाए रखने, पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और हाल के वर्षों में संरक्षण प्रयासों के कारण इनकी जनसंख्या में, जो रेड पांडा की जनसंख्या है, उनमें बढ़ोतरी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेड पांडा को आप लोग याद रखेंगे। आइए रेड पांडा के बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट की तरफ। और हिम तेंदुआ जो है संरक्षण के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसको आइए थोड़ा समझते हैं। तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य आप लोगों को याद रखना है, इसको स्नो लेपर्ड भी बोलते हैं। इसके पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करना, इसे केंद्रीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। हिम तेंदुआ एक लुप्तप्राय प्रजाति है, मुख्य रूप से हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाएगी। इसके तहत उसके आवास की रक्षा की जाएगी, शिकार पर रोक लगाई जाएगी, स्थानीय समुदायों की सहभागिता भी सुनिश्चित किया जाएगा, और इसके लिए भारत सरकार द्वारा दोस्तों सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट भी बनाया गया है। ये एक बहुपक्षीय योजना है, सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट। ठीक है, इसमें भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF के सहयोग से जो सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों आप लोग ध्यान में रखेंगे, हिमालयी जैव विविधता और पारंपरिक आजीविका का संरक्षण करना। ये परियोजना हिम तेंदुओं सहित अन्य दुर्लभ जो प्रजातियां हैं उनकी रक्षा और उनके सतत विकास को बढ़ावा भी देती है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हिम तेंदुआ को। और दोस्तों हिम तेंदुआ के बाद एक और परियोजना आप लोग ध्यान में रखिएगा, कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग के अंदर कस्तूरी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि उसका औषधीय और प्रसाधन में महत्व होता है, उसका बड़े पैमाने पर शिकार होता है। इस कारण कस्तूरी मृगों की जनसंख्या जो है वो गिरावट हो रही है। इसके संरक्षण के लिए 1970 के दशक में दोस्तों उत्तर प्रदेश में, यानी कि 1970 में उत्तराखंड जो है, उत्तर प्रदेश ही था, सन 2000 में जब अलग हुआ उत्तराखंड बना, तो ध्यान में रखिएगा 1970 में उत्तराखंड का जो केदारनाथ अभ्यारण्य है वहां से शुरू की गई जो कस्तूरी मृग परियोजना है। ठीक है, और एक चीज महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखेंगे, कभी आपसे किसी ने पूछा या एग्जाम में पूछा कि कस्तूरी नर मादा किसमें पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा कस्तूरी केवल नर मृग के अंदर पाई जाती है। और कस्तूरी मृगों के लिए हिमाचल और उत्तराखंड में 2 अभ्यारण्य प्रसिद्ध हैं। हिमाचल में शिकारी देवी अभ्यारण्य और उत्तराखंड में बद्रीनाथ अभ्यारण्य जो है कस्तूरी मृग परियोजना के लिए समर्पित है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा हम भारत के जैव विविधता संबंधी कानूनी प्रयास जो हैं, और उनमें सबसे बड़ा है हमारा जैव विविधता अधिनियम सन 2002। इसको समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। तो सन 2002 में दोस्तों भारत सरकार ने ये अधिनियम पारित किया, इसका नाम जैव विविधता अधिनियम 2002 रखा गया।
इसका उद्देश्य क्या था, भारत ने क्यों पारित किया कि देश में जैव विविधता का संरक्षण, उनका सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना था। यह अधिनियम दोस्तों भारत सरकार द्वारा 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन सीबीडी हस्ताक्षरित हुआ था, जैव विविधता सम्मेलन, उसके तहत अंतरराष्ट्रीय दायित्व था भारत का, उसे पूरा करने के लिए भारत ने अपने यहाँ जैव विविधता अधिनियम 2002 को पारित किया। अब दोस्तों इस अधिनियम के 2-3 उद्देश्य आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट होगा। तो जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जैविक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्याय संगत और समान वितरण करना जो है जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 का विशेष जो है उद्देश्य है। ये तीनों उद्देश्य आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए थोड़ा सा समझते हैं जैव विविधता अधिनियम 2002 का जो प्रमुख प्रावधान है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इस जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत दोस्तों राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई चेन्नई में, ठीक है। यह एक संस्था जो है विदेशी व्यक्तियों, संस्थाओं द्वारा भारतीय जैविक संसाधनों की पहुंच और उपयोग को क्या करती है, कंट्रोल करती है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों इसी अधिनियम के तहत बनाया गया राज्य जैव विविधता बोर्ड, ये प्रत्येक राज्य में गठित होता है, ठीक है। ये राज्य स्तरीय जैव विविधता के मामलों की निगरानी करते हैं, राज्य जैव विविधता बोर्ड। तो आप समझ रहे हैं कि जो हमारा 2002 में बायोडायवर्सिटी एक्ट पारित हुआ उसने क्या क्या प्रावधान भारत के अंदर किए। और तीसरे प्रयासों में इसके प्रावधान में शामिल है दोस्तों स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति भी इन्होंने इसके अंतर्गत इसका भी प्रावधान किया गया। ग्राम पंचायत हो, नगर निकाय हो, इस स्तर पर ये समितियां कार्यरत होती हैं और ये समितियां जैव विविधता रजिस्टर तैयार करती हैं, ध्यान में रखेंगे। और ये स्थानीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण करने का कार्य करती हैं। और जैव विविधता अधिनियम 2002 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि लाभों का समान वितरण हो, ठीक है। जो बेनिफिट्स हो जैव विविधता से उसकी शेयरिंग जो है इक्वली हो, ठीक है। यदि कोई कंपनी, संस्था या व्यक्ति भारतीय जैव संसाधनों का उपयोग कर लाभ कमाता है तो उसे दोस्तों स्थानीय समुदायों के साथ भी उस लाभ को साझा करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों अनुमति और पंजीकरण का प्रावधान किया गया, जैसे विदेशी व्यक्ति या संस्था को भारतीय जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच से पहले एनबीए से आपको अनुमति लेनी होगी। एनबीए मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से अनुमति जो है आपको लेनी होगी। ये भी प्रावधान आपके भारतीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस अधिनियम के अंतर्गत दोस्तों संरक्षण के साथ साथ पारंपरिक ज्ञान को मान्यता देना, स्थानीय समुदायों को जैव संसाधनों से लाभ प्रदान करने का अधिकार देना, साथ ही जो हमारी बायोपायरेसी होती है, जैविक उपनिवेशवाद होता है, उसको रोकने का भी प्रयास ये जैव विविधता अधिनियम 2002 करता है। दोस्तों इतनी लंबी क्लास में पानी वानी आप लोग भी पीते रहा करिए। मैं भी पानी वानी पीने के लिए ही थोड़ा सा पॉज लिया हूं। दोस्तों अभी तक आपने देखा कि भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए। इन्होंने एक्ट भी बनाया यानी कानूनी प्रयासों के अंतर्गत। और अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो अंतरराष्ट्रीय प्रयास हैं वो क्या किए गए हैं। तो आइए हम समझते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रयास। और इस अंतरराष्ट्रीय प्रयास के अंतर्गत दोस्तों जैव विविधता अभिसमय हुआ सीबीडी, जो वर्ष 1992 में ब्राजील के एक शहर, ब्राजील का शहर है जिसे हम बोलते हैं रियो डी जेनेरिया, ठीक है। और रियो डी जेनेरिया, यहाँ पर एक सम्मेलन होता है जिसका नाम है पृथ्वी सम्मेलन, 1992 में, ध्यान में रखें। दोस्तों ये सीबीडी के अंतर्गत पहला व्यापक वैश्विक समझौता था जिसमें जैव विविधता से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया गया। और सीबीडी के अंतर्गत दोस्तों लगभग 196 पक्षकार देशों को बनाया गया। तो जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन हुआ
उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझते हैं। तो पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में होता है ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरिया में, उसके कुछ आउटकम्स निकल कर आते हैं। उन्हीं आउटकम्स में आपका जैव विविधता अधिनियम आता है, जिसे हम सीबीडी बोलते हैं, और उसी आउटकम के अंतर्गत आता है आपका दोस्तों जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, जिसे हम UNFCCC बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और इसी सम्मेलन के अंतर्गत जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन 1992 है, उसी के अंतर्गत निकल आता है संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक अभिसमय आता है UNCCD, और इसी के तहत दोस्तों एजेंडा 21 भी आता है, जो दुनिया में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो सतत विकास के लिए है एजेंडा 21। ये एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस जैसे एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछता है कि एजेंडा 21 किस लिए है, तो सतत विकास के लिए, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी जो पृथ्वी सम्मेलन का महत्वपूर्ण आउटकम था, उसमें वन सिद्धांत वक्तव्य, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स भी इसके आउटकम्स में से एक था। साथ ही रियो घोषणा पत्र आते हैं, जिसको आगे चल के हम रियो +5 +10, ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे, +20, ये सब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे। तो ये मुख्य रूप से पांच आउटकम जो है पृथ्वी सम्मेलन के निकल कर आए, जिनमें से जैव विविधता से संबंधित एक महत्वपूर्ण आउटकम निकला सीबीडी, यानी कि जैव विविधता अभिसमय कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और सीबीडी के पक्षकार देशों की संख्या आपको ध्यान में रखना है 196। ठीक है, इसके अंदर शामिल थे, और इस समय 168 कंट्रीज ने इस पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। और भारत भी दोस्तों ध्यान में रखना है, भारत भी सीबीडी का एक महत्वपूर्ण पक्षकार है। और इसने कब साइन किया था, तो 1994 में, ये पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग सीबीडी के अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे पृथ्वी सम्मेलन से। तो सीबीडी जो जैव विविधता अभिसमय है, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, और इसके आउटकम्स मैंने आपको बता दिए क्यों हुआ था, ये भी आपको समझ में आ गया। दोस्तों जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी को थोड़ा सा विस्तार में समझेंगे। तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनी, जिसे 1992 के रियो डी जेनेरिया के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान क्या किया गया, अंगीकृत किया गया, अपनाया गया। इसका सीबीडी का उद्देश्य पृथ्वी पर जैव विविधता की रक्षा करना, इसका सतत उपयोग सुनिश्चित करना, जैव संसाधनों से प्राप्त लाभों का समान वितरण करना और न्याय संगत वितरण करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। ठीक है, तो सीबीडी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भारत ने दोस्तों इस अभिसमय पर 5 जून 1992 को ही हस्ताक्षरित किया था, लेकिन 18 फरवरी 1994 को अनुमोदन दिया, अनुसमर्थन दिया। तो 1994 की डेट को हम लोग जरूर याद रखेंगे महत्वपूर्ण रूप से। अब जैव विविधता अभिसमय जो हमारा सीबीडी 1992 है, उसके कुछ उद्देश्य हैं, उसको महत्व है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये जैव विविधता का संरक्षण करेगा, सतत उपयोग को सुनिश्चित करेगा, लाभों के साझाकरण पर ध्यान देगा, साथ ही राष्ट्रीय रणनीति डिसाइड होती है इसके अंतर्गत, जैसे कि प्रत्येक देश जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी एक राष्ट्रीय कार्य योजना और रणनीति बनाता है। जैसे हमने पिछले क्लास में बात की थी कि भारत ने भी जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनी राष्ट्रीय कार्यनीति बनाई है। ठीक है, राष्ट्रीय रणनीति बनाई है, जिसकी प्रतिबद्धता अवधि पहली कब से कब तक थी, तो 2008 से लेकर के 2014 तक थी। ये चीज आप लोगों को याद होगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। साथ ही जैव विविधता अभिसमय सीबीडी 1992 का महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल था कि प्रौद्योगिकी और जानकारी का आदान प्रदान करना, विकसित देशों को विकासशील देशों से तकनीकी सहयोग जो है, विकसित देशों को विकासशील देशों को तकनीकी सहयोग भी प्रदान किया जाना सीबीडी कन्वेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को अभी तक जितने सीबीडी के तहत जलवायु जो हमारी जैव विविधता संरक्षण के लिए जो कन्वेंशन हुए,
उसको आप ध्यान में रखेंगे। इसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, जो पक्षकारों का एक सम्मेलन होता है जिसमें जैव विविधता से संबंधित चिंताओं को करने वाले दुनिया के देश जो है इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ से जो है कि यहाँ कुछ सम्मेलन प्रोवाइड कराए गए हैं, इसको आप देखिएगा। एक COP1 हुआ था 1994 में नसाउ बहामास के अंदर, ठीक है। फिर COP5 को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, नैरोबी केन्या में हुआ। COP6 हुआ 2002 में हेग नीदरलैंड में, ठीक है। COP10 आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिर COP11 आप लोग ध्यान में रखेंगे। COP10 को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम नगोया प्रोटोकॉल और आईची लक्ष्य को विशेष रूप से यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है, ठीक है। COP14 आप लोगों को याद रखना है, शर्म एल शेख मिस्र में हुई। COP8 कुर्तिबा ब्राजील के अंदर हुआ था, ये भी आप लोगों को याद में रखना है। COP1 ये क्या होता है, ये देख लीजिए। UNCBD और COP की पहली विशेष बैठक थी, कार्टेजेना कोलंबिया में हुई फरवरी 1999 में, और मॉन्ट्रियल कनाडा सन 2000 में। जैव सुरक्षा पर इसमें कार्टेजेना प्रोटोकॉल को अपनाया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और COP15 को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चरण 1 चरण 2 में 2 चरणों में COP15 की बैठक हुई। एक पहला चरण कुनमिंग चीन में हुआ था 2021 के अंदर, और दूसरे चरण की बैठक जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी 2020 के अंदर। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। सॉरी, 2020 में नहीं, बाद में हुई, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये जैव विविधता संरक्षण यानी कि CBD के पक्षकारों का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर रियो डी जेनेरिया में जो 3 से 14 जून के बीच पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसकी तस्वीर यहाँ पर एक आपको दिख रही होगी। अब दोस्तों, जो CBD कन्वेंशन है, जो हमारा जैव विविधता अभिसमय है, ठीक है, उसके 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो पहला लक्ष्य है जैव विविधता का संरक्षण, जिसमें प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करना। दूसरा, जैव संसाधनों का सतत उपयोग, ऐसे तरीके अपनाना इसके अंतर्गत जिससे प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग अगली पीढ़ियों के लिए भी सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही लाभों का न्याय संगत वितरण करना। तो इसके 3 उद्देश्य लक्ष्य हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा, जिसमें लाभों का न्याय संगत वितरण शामिल है। जैव विविधता आधारित अनुसंधान और विकास, जैसे औषधियां, कृषि तकनीक आदि से प्राप्त लाभों को उन देशों और समुदायों के साथ बांटना जहां जैव संसाधन लिए गए हों, ठीक है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। CBD के 3 जो है कि ये लक्ष्य हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल जो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल को समझने का चलिए प्रयास करते हैं। और ये दोस्तों एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है, जो कि जैव विविधता पर कन्वेंशन है। ध्यान में रखिएगा, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD के अंतर्गत आता है। इसे वर्ष 2000 में अपनाया गया और सन 2003 में इसे लागू किया गया था। दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न जीवित संशोधित जीवों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना, जिससे जैव विविधता की रक्षा हो, मानव स्वास्थ्य को कोई खतरा न हो, ये जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का प्रमुख जो है, जो कार्टाजेना जैव प्रोटोकॉल का प्रमुख उद्देश्य है। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसके उद्देश्यों में जीवित संशोधित जीवों LMOS जो होते हैं, उसके अंतरराष्ट्रीय परिवहन, स्थानांतरण और उपयोग को सुरक्षित बनाना, जो प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पन्न होते हैं जो, और जैव विविधता तथा मानव स्वास्थ्य के लिए जो जोखिम उत्पन्न करते हैं, इसके तरफ ध्यान देना, ठीक है। दोस्तों, यह प्रोटोकॉल विकासशील देशों को जैव प्रौद्योगिकी के संभावित खतरे से सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देता है, और सतत विकास के लिए भी ये प्रोटोकॉल आवश्यक है। यह देशों को जैव प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग के लिए एक वैधानिक ढांचा भी प्रदान करता है। और दोस्तों, भारत इस प्रोटोकॉल का एक हस्ताक्षर करता है, और इससे जुड़े प्रावधानों को भी भारत लागू करता है। तो कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बारे में इतनी जानकारी आपको महत्वपूर्ण रूप से होनी चाहिए। हालांकि दोस्तों, कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल के बाद नगोया कुआलालंपुर अनुपूरक प्रोटोकॉल भी हुआ, ठीक है, जो कि जापान के नगोया में हुआ। CBD के पक्षकारों की 5वीं बैठक थी, ठीक है, ये, और सन 2010 में ये हुई थी। और इसमें भारत में जैव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और जागरूकता में
सुदृढ़ीकरण करने में सहायता मिली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और जैव विविधता अभिसमय सीबीडी के अंतर्गत जो COP10 हुआ 2010 में नगोया जापान के अंदर, जिसकी हमने अभी बात की, उसकी थोड़ी सी कुछ डिटेलिंग डिस्कस कर लेते हैं। तो नगोया जो हमारा नगोया 2010 में COP10 हुआ, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। तो COP10 के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण आउटकम निकल कर आए। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। 3 महत्वपूर्ण आउटकम में क्या क्या निकल कर आया? तो पहला नगोया में हुआ तो नगोया प्रोटोकॉल हो गया। इसके तहत आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण करने पर कानूनी रूप से एक बाध्यकारी समझौता हो गया, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है। और दूसरा आउटकम निकल कर आया आईची जैव विविधता लक्ष्य, क्योंकि आईची नगोया में यह हुआ था, तो आईची जैव विविधता लक्ष्य करके एक प्रावधान अपनाया गया, जिसमें सन 2011 से 20 तक की अवधि के लिए 20 आईची लक्ष्य निर्धारित किए गए, जैसे जैव विविधता संरक्षण, प्राकृतिक आवासों की रक्षा और जागरूकता बढ़ाना। टोटल 20 लक्ष्य हैं आईची के। 20 जैव विविधता लक्ष्यों की आगे मैं चर्चा आपसे करने भी वाला हूं। और तीसरा आउटकम जो नगोया जापान के COP10 का हुआ, वो ये था राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति, जिसे मैंने बार बार बताया कि जो देशों द्वारा अपने अपने देश में जैव विविधता संरक्षण के लिए रणनीति अपनाई जाती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक को समझने का प्रयास करते हैं। पहले नगोया प्रोटोकॉल को देखते हैं। दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल जो है जैव विविधता पर सीबीडी के अंतर्गत 2010 में अपनाया गया एक अंतरराष्ट्रीय समझौता। उद्देश्य क्या है? आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों को निष्पक्ष और समान रूप से क्या करना? साझा करना। जैव संसाधनों से जुड़े पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की ये रक्षा भी करता है। अब नगोया प्रोटोकॉल का महत्व ध्यान में रखिएगा कुछ पॉइंट्स के जरिए। तो पहला पॉइंट है जैव संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। दूसरा, पारंपरिक ज्ञान रखने वाले समुदायों को उनके योगदान के लिए लाभ प्रदान करता है। तीसरा, बायोपायरेसी को रोकने में सहायक है। और चौथा, वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार को नैतिक दायरे को सुनिश्चित भी करता है। और नगोया प्रोटोकॉल का कुछ कर्तव्य भी है। क्या है? तो ये लाभों को साझा करने की पूर्व सहमति लेता है, उपयोग और पहुंच के लिए पारदर्शिता बनाए रखता है। और तीसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य है संसाधन प्रदाता देशों के अधिकारों का सम्मान भी ये जो है करता है। तो आई होप आपको नगोया प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, नगोया प्रोटोकॉल आनुवंशिक संसाधनों की प्राप्ति के उपायों एवं लाभ साझेदारी से संबंधित परंपरागत जो ज्ञान है उसको महत्व देता है। ये स्थानीय लोगों के आनुवंशिक संसाधनों की प्राप्ति के अधिकार की पहचान करता है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आईची जैव विविधता लक्ष्य जो 2011 से 20 तक अपनाए गए, ये एक रणनीतिक योजना है जैव विविधता के लिए। ठीक है, 18 से 29 अक्टूबर 2010 में नगोया जापान के आईची प्रांत में जो 10वां COP10 था, उसके अंतर्गत जैव विविधता की अद्यतन रणनीतिक या सामरिक योजना को स्वीकारा गया। जैव विविधता लक्ष्य आईची लक्ष्य 2011 से लेकर के, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। 2011 से लेकर के 2020 तक कुछ लक्ष्य अपनाए गए। ठीक है, ध्यान में रखना है। इन्हीं को हम आईची लक्ष्य बोलते हैं, जो जैव विविधता के लिए अपनाए गए। आईची लक्ष्यों में आप एक एक करके सभी लक्ष्यों को ध्यान में रखेंगे। ये लक्ष्य जो है नंबर 1 है। लक्ष्य नंबर 1 क्या करेगा? तो ये जो है दोस्तों, लक्ष्य नंबर 1 जो है हमारा, वो अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज, जैव विविधता के वैल्यू को संरक्षण करें। ठीक है, ध्यान में रखें, इसके महत्व को समझें। ठीक है, इसका पहला है। और इसके धारणीय उपयोग को सुनिश्चित करें। और दूसरा लक्ष्य है ये मेनस्ट्रीम बायोडायवर्सिटी, यानी कि 2020 तक अंतिम रूप से राष्ट्रीय एवं स्थानीय विकास और गरीबी कम करने की रणनीतिक एवं योजना के साथ जैव विविधता मूल्यों को एकत्रित करना। ठीक है, ध्यान में रहे ये चीज। और तीसरा लक्ष्य एड्रेस इंसेंटिव्स, इसका क्या लक्ष्य है? ये हानिकारक सब्सिडी, प्रोत्साहन और प्रलोभन को जो है समाप्त करने का तीसरा लक्ष्य है। चौथा लक्ष्य दोस्तों सस्टेनेबल प्रोडक्शन पर ध्यान देता है।
प्रत्येक स्तर पर जैव विविधता मूल्यों का संरक्षण करते हुए विकास करना, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों की जैविक सीमा को ध्यान में रखते हुए सतत उत्पादन और उपभोग को सुनिश्चित करता है आईटी लक्ष्य नंबर 4। पांचवा क्या करता है, सस्टेनेबल यूज की बात करता है कि जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो वो सस्टेनेबिलिटी के साथ हो, धारणीय विकास की तरफ ध्यान प्रोवाइड कराता है। और छठवां है सस्टेनेबल फिशरीज, इसका मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सातवां है मैनेज विद इन लिमिट्स, लिमिट्स को जो प्राकृतिक संसाधन है उनके लिमिट्स को समझते हुए उनका उपयोग करना। रिड्यूस पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ठीक है। रिड्यूस इन्वेसिव स्पीसीज, जो आक्रामक प्रजातियां हैं उनको पहचान करके उनके मार्गों को आप सुनिश्चित कीजिए। मिनिमाइज रीफ लॉस, यानी कि जो हमारी प्रवाल भित्तियां हैं उन पर जलवायु परिवर्तन, समुद्री अम्लीकरण और मानव के दबाव के कारण काफी ज्यादा ह्रास की स्थिति उनमें देखने को मिल रही है, तो उनकी कार्यप्रणाली की अखंडता को आप सुनिश्चित रखें। ये आपका 10वां आईजी जैव विविधता लक्ष्य है। एंड नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 11वां लक्ष्य है प्रोटेक्टेड एरियाज, संरक्षित क्षेत्र की अवधारणा मैंने आपको पिछली क्लास के पहली ही स्लाइड में समझाई थी, तो उसको अगर आप लोगों को याद होगा तो आपने समझा होगा कि तटीय, जल या स्थलीय, समुद्री जो संरक्षित क्षेत्र हैं उसको आप ध्यान रखना। वे क्षेत्र जो जैव विविधता पर एवं पारितंत्र सेवा की दृष्टि से अधिक महत्व रखते हैं, उनका आप प्रभावी रूप से प्रबंधन सुनिश्चित कीजिए। एंड नेक्स्ट है प्रिवेंट एक्सटिंक्शन, आप किसको रोकिए, प्रजातीय विलोपन को रोकिए, ठीक है, प्रजातीय विलोपन को रोकिए। और 13वां लक्ष्य है कंजर्व जीन पूल, जीन पूल के संरक्षण की जो है बात करता है 13वां आईजी लक्ष्य, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। 13वें लक्ष्य के अंतर्गत 2020 तक कृषि पौधों, कृषि क्षेत्रों तथा पालतू वन्य जीवों को सामाजिक आर्थिक लाभ के साथ सांस्कृतिक महत्व के जो हो उनके आनुवंशिक पदार्थों को आप संरक्षित कीजिए, जिससे भविष्य में उनका बेहतर उपयोग जो है वो सुनिश्चित हो सके। ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारा 14वां जो लक्ष्य है वो है रिस्टोर इकोसिस्टम, ठीक है। 14वां लक्ष्य है 2020 तक आप पारितंत्र की मूलभूत सेवाएं जो प्रदान करता है उसकी सुरक्षा करिए और उन्हें पूर्व रूप में लाने का आप प्रयास करिए। इसमें महिलाओं, स्थानीय लोगों और गरीब और असहाय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है सुनिश्चित हो सकती है। 15वें लक्ष्य के अंतर्गत एनहांस रिजिलियंस की बात करता है, तो पारितंत्र के लचीलेपन और कार्बन भंडार में जैव विविधता का योगदान बढ़ाते हुए पुनः स्थापन और संरक्षण के कम से कम 15% निम्नीकृत या क्षयित पारितंत्र का आप पुनः स्थापना कीजिए, ठीक है, जिससे जलवायु परिवर्तन या अन्य जो खतरे हैं उसको रोका जा सके। एंड 16वां है इम्प्लीमेंट नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है। नगोया प्रोटोकॉल क्या कहता है, आनुवंशिक संसाधनों की बात करता है, ठीक है। तो 16वां लक्ष्य 2015 तक आनुवंशिक संसाधनों पर पहुंच बढ़ाने हेतु नगोया प्रोटोकॉल को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय कानूनों का निर्माण करना शामिल है। और 17वां जैव विविधता का आईची लक्ष्य है रिवाइज NBSAPS प्लान। ये 17वां लक्ष्य क्या है कि NBSAPS प्लान क्या है कि 2015 तक प्रत्येक दलों ने प्रभावी भागीदारी और अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना की नीति को के साधन के रूप में अंगीकृत एवं विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। और 18वां जैव विविधता का आईची लक्ष्य है रिस्पेक्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है, पारंपरिक ज्ञान की जो है रिस्पेक्ट कीजिए। जो स्थानीय समुदाय है, जो लोग हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर कार्य करते हैं, उनके उचित और परंपरागत जो ज्ञान है उसका आप संरक्षण करने का प्रयास कीजिए। एंड 19वां लक्ष्य है इम्प्रूव नॉलेज, ठीक है, आप जैव विविधता से संबंधित वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान, जैव विविधता मूल्य, संरचना, भित्ति, स्थिति और प्रवृत्ति एवं जैव विविधता क्षय के परिणामों के ज्ञान को सुधारते हुए जैव विविधता ज्ञान को सभी के साथ साझा करने का प्रयास को लागू करना। एंड 20वां और अंतिम लक्ष्य है मोबिलाइज रिसोर्सेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो 2020 तक अंतिम रूप से जैव विविधता संसाधनों के लिए रणनीति को सुचारू रूप से लागू करने के लिए वित्तीय संसाधनों का उचित प्रवाह जो है
बनाए रखना, ये 20वां आईची लक्ष्य है। ठीक है, तो ये सभी आईची लक्ष्य जो हैं वो आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सभी आईची लक्ष्य को मैंने एलेबोरेट भी कर दिया है, समझा भी दिया है। तो आई होप अब आप लोग जैव विविधता का जो ये 20 आईची लक्ष्य है वो नहीं भूलेंगे, और इन सभी आईची लक्ष्यों में से कुछ कुछ को अगर आप याद रखते हैं तो आपके आंसर राइटिंग और एसे राइटिंग में ये 4 चांद लगाने का कार्य करेंगे। ठीक है, आईची लक्ष्य। अब दोस्तों, राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों का जो विकास है, जो भारत या किसी भी देश का राष्ट्रीय लक्ष्य जैव विविधता को लेकर होता है, उसको समझते हैं। तो आईसी जैव विविधता लक्ष्य सीबीडी के दायित्व के तत्वाधान में भारत ने 12 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य विकसित किए, जो पिछले आईजी जैव विविधता लक्ष्य के अनुरूप है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, भारत द्वारा 12 जो है राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य विकसित किए गए। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना, इसकी शुरुआत मूल रूप से सन 2008 में हुई तथा आईची जैव विविधता लक्ष्यों को शामिल करने के लिए 2014 में इसमें संशोधन भी किया गया। दोस्तों, एनबीटी जो है हमारी राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रोड मैप प्रदान करने हैं, तो भारत द्वारा संबंध संकेतक और निगरानी ढांचा को विकसित करने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो आई होप राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों का विकास कैसे हुआ ये आप समझ में आ गया होगा। अब सीबीडी जो हमारा कंजर्वेशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो अभी समय है, उसके अंतर्गत भारत का जैव विविधता लक्ष्य क्या है उसको समझिए। तो पहला है संरक्षण क्षेत्र, जैव विविधता को बढ़ाने के लिए 30% क्षेत्र का प्रभावी रूप से संरक्षित किया जाए। दूसरा, आक्रामक प्रजातियों का प्रबंधन। ठीक है, इसके प्रवेश और स्थापना में 50% की कमी की जाए। अधिकार और भागीदारी, ये जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों में स्वदेशी लोगों, स्थानीय समुदायों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी और अधिकारों को सुनिश्चित करता है। साथ ही सतत उपभोग की बात करता है, सतत उपयोग के विकल्पों को सक्षम बनाना, खाद्य अपशिष्ट को आधे से कम करना। एंड नेक्स्ट है लाभ साझा करने, आनुवंशिक संसाधनों, डिजिटल अनुक्रम की जानकारी और पारंपरिक ज्ञान से लाभ के निष्पक्ष और न्यायसंगत साझाकरण को बढ़ावा देता है। एंड प्रदूषण में कमी की बात करता है, प्रदूषण कम करने, पोषक तत्वों की हानि और कीटनाशक जोखिम को आधा करने के लिए प्रतिबद्ध है। जैव विविधता नियोजन, ये सुनिश्चित करना कि उच्च जैव विविधता महत्व वाले क्षेत्रों की हानि को कम करने के लिए सभी क्षेत्रों का प्रबंधन किया जाए। तो आई होप आपको भारत में सीबीडी के अंतर्गत जो जैव विविधता लक्ष्य हैं 12 के 12, उनमें से मैक्सिमम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ये आपकी क्लास हुई कंप्लीट। अब आपकी क्लास जो होने वाली है अब और भी इम्पोर्टेंट है। अब सभी क्लासेस अब लगभग आपका एनवायरनमेंट का सिलेबस खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अब जो है और भी महत्वपूर्ण क्लासेस आने वाली हैं, इसलिए क्लासेस को जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो आगे आने वाली हमारी क्लासेस हो या कोई हम प्लेलिस्ट बनाए वो आपको आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, अब इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की